सुनीता विलियम्स की धरती पर सकुशल वापसी पर दुनिया भर के लोगों ने राहत की सांस ली है। 9 महीने 14 दिन स्पेस में रहने के बाद एस्ट्रोनॉट्स को किन मानसिक और शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ये तो बात होगी ही, साथ ही साथ में स्पेस में जिंदगी कैसी होती है, दिनचर्या कैसी होती है, इस पर भी अब सबकी दिलचस्पी बढ़ गई है। लेकिन उससे ज्यादा दिलचस्पी अब लोगों की इस बात पर बढ़ गई है कि इस पूरे मिशन से हमें सीख क्या मिली। एक ऐसा मिशन जो 8 दिन का होना था और 9 महीने से ज्यादा वक्त तक चला। सुनीता विलियम्स क्यों फंस गई? क्या स्पेस में हमारी टेक्नोलॉजी अभी भी सीमित है? अनंत अंतरिक्ष में संभावनाओं को तलाशने की जो इंसान की लगातार कोशिशें हैं, वो क्या सीमित है, उनकी हदें क्या हैं और उनका विस्तार कहां तक हो सकता है, इस पर विस्तार से आज बात करेंगे। और फिर भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि भारत का जो अंतरिक्ष मिशन है, क्या सुनीता विलियम्स की ये यात्रा हमारे लिए आगे की कहानी के कुछ नए संदर्भ जोड़ती है। मेरे साथ खास मेहमान होंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए, समझिए मामले को, लौटते हैं और करते हैं विशेष चर्चा। जिस सुखद घड़ी का इंतजार था वो आखिरकार आ ही गई। सुनीता विलियम्स की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से सकुशल धरती पर वापसी हो गई। करीब 9 महीने 14 दिन आईएसएस पर गुजारने के बाद सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर सहित कुल 4 लोग बुधवार सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के समुद्र पर लैंड किए। धरती पर लैंड करते ही एक तरफ नासा के वैज्ञानिकों ने राहत की सांस ली, वहीं दुनिया भर में स्पेस से सुनीता विलियम्स और क्रू में शामिल सदस्यों की सकुशल वापसी पर जश्न का माहौल देखा गया। खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेस से वापसी के इस सफल मिशन पर सुनीता विलियम्स को न केवल बधाई दी, बल्कि उन्होंने ये कहते हुए प्रोत्साहन दिया कि सुनीता विलियम्स ने दुनिया भर को दिखाया कि दृढ़ता का सही अर्थ क्या है। सुनीता विलियम्स तो धरती पर लौट आई, लेकिन 8 दिनों तक आईएसएस पर रहने की उनकी ये योजना आखिर 9 महीने 14 दिन में कैसे तब्दील हुई, इसके पीछे भी एक बड़ी तकनीकी वजह है। तो चलिए पहले समझते हैं उन वजहों को। सिलसिलेवार बात करें तो पिछले साल 5 जून को बोइंग स्टार लाइनर ने आईएसएस के लिए उड़ान भरी। 6 जून को वो आईएसएस पहुंची। ये मिशन कुल 8 दिन का था, लेकिन स्टार लाइनर में खराबी के चलते उनकी वापसी कुछ दिनों के लिए टाल दी गई। नासा को उम्मीद थी कि जल्द ही ये तकनीकी दिक्कतें दूर कर ली जाएंगी, लेकिन स्टार लाइनर के 5 थ्रस्टर्स खराब हुए। फिर स्टार लाइनर का हीलियम खत्म हो गया। ये दिक्कतें आईएसएस से वापसी में एक बड़ी बाधा बन गई और आखिरकार एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स इनकी वापसी को लेकर मदद के लिए आगे आई और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट सुनीता विलियम्स की वापसी का एक बड़ा माध्यम बना, जिसके चलते इन एस्ट्रोनॉट्स की धरती पर सकुशल वापसी संभव हो पाई। फिलहाल तो सुनीता विलियम्स धरती पर सेफ लैंडिंग कर चुकी हैं, लेकिन करीब 9.5 महीने स्पेस में रहने के बाद उन्हें अब धरती पर किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, ये भी समझना बेहद जरूरी है। अंतरिक्ष की दुनिया धरती से बिल्कुल अलग होती है, जिसके चलते स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट के शरीर में बड़े बदलाव हो जाते हैं। सबसे बड़ा अंतर होता है गुरुत्वाकर्षण को लेकर। माइक्रोग्रेविटी के चलते बॉडी में कई तरह की दिक्कतें आती हैं, खासकर मांसपेशियों और हड्डियों पर माइक्रोग्रेविटी का असर पड़ता है और ये कमजोर हो जाती है। वहीं सांस लेने की प्रक्रिया में भी दिक्कतें आती हैं। ब्लड सर्कुलेशन में हुए बदलाव से निपटना भी एस्ट्रोनॉट के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। इसके अलावा वजन और इम्यून सिस्टम में बदलाव से निपटना भी स्पेस से वापसी के बाद एक बड़ी चुनौती साबित होती है। इसलिए स्पेस वापसी के बाद एस्ट्रोनॉट को कुछ दिनों के लिए डॉक्टरों की निगरानी में रहना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर डब्ल्यू सेल्वामूर्ति सर का। आप पूर्व डीजी हैं डीआरडीओ के और वर्तमान में चांसलर हैं एमआईटी यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सेल्वामूर्ति सर आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं रवि कुमार गुप्ता सर, जो कि पूर्व वैज्ञानिक हैं डीआरडीओ के और अंतरिक्ष मामलों के जाने माने जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है रवि कुमार गुप्ता सर आपका हमारे शो पे। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर सेल्वामूर्ति सर आप ही से कर रहा हूं। सर, क्या क्या सीख मिल रही हैं? सुनीता विलियम्स की लाइफ वहां पर कैसी थी, वो कैसे सकुशल धरती पर लौट आई? बहुत सारी इन पर चर्चाएं हो रही हैं, बट मैं ज़रा फॉरवर्ड लुकिंग आपसे आपका ऑब्जर्वेशन लूँगा और ख़ास तौर से हमारे अपने स्पेस अभियानों के संदर्भ में कैसे आप देख रहे हैं सुनीता विलियम्स के इस पूरी यात्रा को और हमारे लिए उसमें क्या सीख है सर?
पहले मैं नासा और स्पेस एक्स दोनों एजेंसीज को मैं धन्यवाद और कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहता हूँ, क्योंकि ये मिशन को इतना अच्छी तरह एग्जीक्यूट किया है। और दोनों एस्ट्रोनॉट्स और दो और एस्ट्रोनॉट्स के साथ ठीक से पहुंच गए हैं, सुनीता विलियम्स और ऑल्सो बुच विल्मोर। ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ये मिशन में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा था। 8 दिन के लिए पूरा तैयारी होकर गए हैं और 9 महीना वहां रुक लिया। सो इसमें फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल चैलेंजेस, ये सब एस्ट्रोनॉट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैलेंजेस हो जाता है। वहाँ स्पेस में एक तो लो ग्रेविटी, क्योंकि अर्थ में तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वहाँ वो बहुत कम है। और दूसरा है रेडिएशन, सोलर रेडिएशन और कॉस्मिक रेडिएशन, इनके ऊपर इम्पिंज करता है एस्ट्रोनॉट्स के ऊपर। और इसके अंदर क्लस्ट्रोफोबिक इफेक्ट, क्योंकि स्पेस इतना कम है, उसी के अंदर 9 महीना रहना है। सो क्लस्ट्रोफोबिया इज अनदर चैलेंज, फिजिकल चैलेंज। देन फिजियोलॉजिकल चैलेंज, पूरा हमारा शरीर में बहुत इफेक्ट पड़ता है। पहले तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हमारा हार्ट तो नीचे है और ब्रेन ऊपर है। हार्ट पंप करता है प्रेशर, ग्रेविटेशनल फोर्स को काउंटर करके ब्लड को ऊपर भेजता है। जब वो अंतरिक्ष में जाएंगे, वहां ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, फिर हमारा पूरा सिस्टम, हीमोडायनेमिक सिस्टम, वो हेवेयर हो जाता है, उसको कंफ्यूजन हो जाता है। सो इसलिए वहां पे ब्लड प्रेशर, पहले ब्लड ब्रेन में रश होता है, और रेटिना, आईज में रेटिनल ब्लड वेसल्स होता है, वो डायलेट होता है। और कुछ कुछ लोग के लिए रेडनेस, आईज रेडनेस भी हो जाता है। और उनका कॉग्निटिव एबिलिटीज, कंसंट्रेशन, मेमोरी, लर्निंग एफिशिएंसी, ये पूरा अफेक्ट करता है, क्योंकि ब्रेन में पूरा कंट्रोल बॉक्स है, सभी सेंटर्स, वाइटल सेंटर्स ब्रेन के अंदर है। सो इसलिए कोई भी ब्लड सप्लाई, मेटाबॉलिज्म ब्रेन में अफेक्ट हो जाएगा, फिर पूरा शरीर में फिजियोलॉजी में फर्क आता है। सो एक तो हीमोडायनेमिक डीकंडीशनिंग होता है। दूसरा है हमारा इक्विलिब्रियम, हम नीचे नहीं गिरते हैं, हमारा सिस्टम एडजस्ट कर लेता है इक्विलिब्रियम को। सो इसके लिए कान में एक तो कॉक्लिया है, वो सुनने के लिए है, और दूसरा है इक्विलिब्रियम मेंटेनेंस करने के लिए सेमी सर्कुलर कैनाल बोलते हैं। सो इसलिए जब वापस आएंगे, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम को मेंटेनेंस भूल जाता है, क्योंकि वो लो ग्रेविटी में 9 महीना वहां रह के नीचे आते हैं, इसलिए उनको लिफ्ट करना पड़ता है, स्ट्रेचर में पड़ता है। सो एक तो पहला दी हीमोडायनेमिक कार्डियोवास्कुलर डीकंडीशनिंग। दूसरा है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, क्योंकि मसल वेट बेयरिंग मसल्स है, हमारा शरीर को पूरा वेट को बेयर करता है। वो मसल्स वहां काम नहीं करता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। तो इसलिए डिसयूज, एट्रोफी हो जाता है, मस्कुलर वेस्टेज हो जाता है। इसमें नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नेगेटिव नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म हो जाता है। यानी सर काफी कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जिनको तो हम तो सुन के ही हमारे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज में हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वहां पर जाते हैं। और लकीली वी आर सो लकी कि सुनीता विलियम्स जो हैं, हालांकि मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि वो अल्ट्रा फिट वुमेन है, ऐसा लगता है कि वंडर वुमेन से कम नहीं है। जितनी स्पेस वॉक उन्होंने की हैं बाय टाइम, किसी फीमेल एस्ट्रोनॉट ने, उनका अपना एक रिकॉर्ड है। एक लॉन्गेस्ट सिंगल स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमेन एट अ टाइम, उसका उनका रिकॉर्ड है। फर्स्ट मैराथन रन अगर किसी ने स्पेस में की है 2007 में, अप्रैल 2007, तो फर्स्ट पर्सन थी वहाँ पर टू कंप्लीट अ मैराथन स्पेस। अगर आप क्यूमुलेटिव टाइम इन स्पेस देखेंगे तो वो भी उनका है। फर्स्ट ट्रायथलॉन भी है। मतलब ज़बरदस्त शारीरिक क्षमताएं हैं सुनीता जी की। लेकिन मैं रवि सर आपके पास आना चाहूँगा, और भारत के संदर्भ में, क्योंकि भारत भी तैयारी कर रहा है सर। गगनयान मिशन कितना तैयार है अगर सुनीता विलियम्स जैसे हालात हो गए, ख़ास तौर से 2026 में जब हम गगनयान से 3 भारतीय अंतरिक्ष में भेज रहे हैं। ईश्वर ना करे कोई ऐसी सिचुएशन आए, बट अगर इस तरह का कोई सिचुएशन आता है तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से आप इस वक्त क्या आश्वस्त हैं सर? नहीं, बेशक देखिए,
भारत में हमारे वैज्ञानिक, चाहे वो स्पेस वैज्ञानिक हो चाहे रक्षा वैज्ञानिक हो, हम जब किसी काम में आगे बढ़ते हैं तो हम इन तमाम जो संभावनाएं हो सकती हैं उनका ध्यान रख के चलते हैं आगे। तो मुझे कोई इसमें संदेह नहीं है। पहली बात तो मैं समझता हूँ कि ऐसी इवेंचुअलिटी आएगी नहीं, क्योंकि हमारे देश में हम जब भी इसकी तैयारी करते हैं तो उसको बहुत बहुत अधिक तरह से टेस्ट करके करते हैं, चाहे वो हमारे विमान हो चाहे हमारे युद्धपोत हो, पनडुब्बियां हो। आप देखेंगे कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा समय लगा, हमें समय इसलिए लगता है कि हम उसको अच्छी तरह ठोक बजा करके पूरा जांच करते हैं, और जब हम पूरी तरह आश्वस्त हो जाते हैं कि ये ठीक काम करेगा, तभी हम उसको आगे बढ़ते हैं उसको लेकर के। लेकिन देखिए, स्पेस अंतरिक्ष एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें पूरी तरह अनिश्चितताओं से भरा होता है। हम कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, कोई भी ये गारंटी से नहीं कह सकता विश्व में कि साहब कोई ऐसी बात या ऐसी दुर्घटना या ऐसी संभावनाएं जिसमें दिक्कतें आ जाएं, समय ज्यादा लगाना पड़े स्पेस में, ये नहीं होगा। तो हमें उस इवेंचुअलिटी के लिए भी तैयार रहना चाहिए, होगा। आपने मैं बहुत समझता अच्छा, हूँ एक कि बात जो बोली सर, हमारे आई एम सॉरी टू इंटरप्ट सर, जो हमारा LVM-3 रॉकेट है वो, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत भरोसेमंद है, लेकिन अंतरिक्ष यान का जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जो ऐसे मामलों में बहुत क्रूशियल होता है, वो क्या फुल प्रूफ है सर? और ये भी कहा जा रहा है कि जो DRDO का जो मिसाइल डिजाइन तकनीक है, क्या इसे और मजबूत बना सकती है या उस पर हम काम कर रहे हैं सर? बेशक, देखिए डीआरडीओ का इसमें जो स्पेस के लिए, गगनयान के लिए जो हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसमें डीआरडीओ ने बहुत उसमें कंट्रीब्यूट किया है। और जितना कि पब्लिक डोमेन में अभी अवेलेबल है उसमें आप देखिए जो उनके रिकवरी है, जो अभी आप पैराशूट दिखा रहे हैं, ये पैराशूट हमारे आगरा के लेबोरेटरी ने बनाए हैं, जो ऑक्सीजन को, जो वातावरण में ऑक्सीजन को की मात्रा को निश्चित रखेगा, वो सिस्टम और बॉक्स सिस्टम हमारा बनाया हुआ है। हमारे जो वहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स खाना खाएंगे जिस तरह का, आप देखिए कि जब कितने भी समय जहाँ पे रहना पड़े, 2 दिन 4 दिन जो भी प्लान होगा, उस समय आखिर इंसान को तो भोजन भी चाहिए ना। मशीन का काम तो बिना भोजन के चलता है, लेकिन इंसान को भोजन चाहिए, और भोजन भी वो चाहिए जो उसके न्यूट्रिशन को भी पूरी तरह से ध्यान रखेगा कि जो जो उसको एलिमेंट चाहिए न्यूट्रिशन के लिए वो मिले, साथ ही उसकी मानसिक अवस्था को भी ध्यान में रख करके कि खाना उसकी पसंद का हो, उसको खा के उसको एक सेटिस्फेक्शन मिले। इन तमाम चीजों का ध्यान रखने का डीआरडीओ को कई दशकों का एक्सपीरियंस है। जो हमारे हम फौजियों के जो कठिन से कठिन वातावरण के लिए हम फूड पैकेट बनाते हैं, जो रेडी टू ईट फूड जिसे हम कहते हैं, वो हम बनाते हैं, तो वो टेक्निक्स का हमने जो ठोक बजा के हमने टेस्ट की हुई है। तो स्पेस के अंतरिक्ष में जाने के लिए गगन यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था करने का भी डीआरडीओ ने जुड़ा लिया है। तो ये सब चीजें हम बहुत अच्छे तरह टेस्ट करके करते हैं। मिसाइल की टेक्निक में देखिए, हमने अगर हम विदेशों से कंपेयर करें तो हमने बहुत कम लॉन्च करके ही हमने अपने जो मिसाइल टेक्निक है उनको पुख्ता किया है और सफलताएं प्राप्त की हैं। कारण क्या है कि हमने सिमुलेशंस पे बहुत अधिक जोर दिया है। हम फिजिकल टेस्ट बाद में करने जाते हैं, पहले कंप्यूटर टेस्ट और एक जिसे कहते हैं हार्डवेयर इन लूप कंप्यूटर सिमुलेशन टेस्ट। तो ये दो ऐसी टेक्निक है जो उसमें डीआरडीओ के जो मिसाइल है वैज्ञानिक हैं, Yes, sir. उन्होंने महारत हासिल की है। और Right, इसी sir. प्रकार जो हमारी लेबोरेटरी है बेंगलोर में, जी. जिसने एलटीए तेजस का विकास किया है, उन्होंने भी इसी किस्म के जिसे कहते हैं हिल्स हाई हार्डवेयर इन लूप सिमुलेशन राइट सर, की परफेक्शन की है। राइट तो सर, वही टेक्निक जो है आपके आईसा को भी जो है इस किस्म की तमाम टेक्निक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, सिमुलेशन करते हैं। हाँ, तो एक बार जब वो हमारा मिसाइल हो या ये गगनयान हो या स्पेस के जो एयरक्राफ्ट हैं बाकी हो, वो स्पेस में जाने से पहले उनका ठोक पे जाके कंप्यूटर सिमुलेशन के द्वारा और हार्डवेयर लूप सिमुलेशन के द्वारा कई कई बार उसका परीक्षण किया जाता है। तो ये बड़ा इसलिए जो सुखद इनकी है, जो ये अनिश्चितताएं बहुत बिल्कुल कम हो सर, जाती है। यस सर, ये बड़ा सुखद है सर। आप जैसा बता रहे हैं, आपकी बात से एक आश्वासन मिल रहा है कि भारत भी इस तरह के मिशंस के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन एक बहुत पुराना जो एक सवाल रहा है डॉक्टर सेल्वा मूर्ति सर, वो ये है कि क्या भारत अभी उस स्थिति में है कि हम अभी सपना देख पाएं अपने अंतरिक्ष स्टेशन की? और ISS को लेकर अभी दुनिया में क्या चल रहा है सर? कुछ देशों ने अलग होने की बात कही, अपने अपने स्पेस स्टेशन बनाने की बात कही, तो हमारा क्या अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा? क्या हम वहां भी पहुंच पाए हैं और इस दिशा में कितना काम हो पाया है सर, जरा बताएं। स्पेस एनवायरनमेंट में बहुत स्पेशल एक्सपेरिमेंट्स वहाँ कर सकते हैं, क्योंकि उनका वातावरण और एनवायरनमेंट, ग्रेविटी, रेडिएशन, ये सब एनवायरनमेंट में बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं।
पहला तो डीएनए एक्सप्रेशन कैसे इस एनवायरनमेंट में बॉडी सिस्टम एडजस्ट करता है वो देख सकते हैं। वैक्सीन डेवलपमेंट यहाँ 10 साल लगता है या 5 साल लगता है, उसको कम कर सकते हैं। सो कोई और कुछ यूनिक एक्सपेरिमेंट स्पेस एनवायरनमेंट में कर सकते हैं। सो इसलिए ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, हम तो पहले इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल्स के लिए एक लॉन्च पैड होना चाहिए। सो वहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वहाँ से फिर और आगे भी जा सकते हैं दूसरा प्लैनेट्स को। सो इसलिए ये आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का बहुत बहुत जरूरत है, महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि उसमें यूनिक एग्जॉटिक एक्सपेरिमेंट्स वहाँ कर सकते हैं। और दूसरा है, हम उससे हम मिनरल्स यहाँ से वेल्थ वहाँ ऊपर से लेके आना है। लूनार मिशन हो या मार्स मिशन हो, वहाँ वेल्थ होगा। सो उसके लिए भी एक हमारा सर्विस स्टेशन, लॉन्च पैड, एनर्जी रिफ्यूलिंग, इसके लिए एक जगह चाहिए। सो इसलिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का काफी पर्पस है इसका एस्टेब्लिश करने का। पहले तो हम भेज रहे हैं दो हमारा एस्ट्रोनॉट्स को यहाँ से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, उसको स्टडी करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट भी वो करेंगे। लाइक सुनीता विलियम्स 3-4 एक्सपेरिमेंट्स किया है। एक तो एरोपोनिक्स, कैसे वहाँ वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं। वहाँ साइल नहीं है, वहाँ पानी नहीं है, उस जगह पे एरोपोनिक्स से कैसे वेजिटेबल बना सकते हैं। और अमिटी यूनिवर्सिटी से हम एक कैलस ऑफ अ प्लांट स्पिनच को भेजा है OM3 में, वहाँ कैसे इसका रूटी है, शूटी है, और कैलस ग्रोथ कैसे हो रहा है। सो वहाँ एग्रीकल्चर पैदा करना है, उसके लिए क्या क्या चैलेंजेस है, प्लांट फिजियोलॉजी कैसे बदल हो जाता है, ये सब देख सकते हैं इस स्पेस एनवायरनमेंट में। दूसरा है वहाँ माइक्रोब्स है वहाँ, इसलिए सुनीता विलियम्स ने कलेक्ट किया है स्पेस क्राफ्ट के ऊपर कोई भी माइक्रोब हो, उसको क्या प्रोटेक्शन दे रहा है, उसमें क्या ये महत्वपूर्ण सेलुलर मैकेनिज्म है इस स्पेस एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए प्रोटेक्शन देता है। फिर तीसरा है सर्केडियन रिदम, क्योंकि हमारा पूरा फिजियोलॉजिकल फंक्शंस एक रिदमिक फंक्शन होता है, सर्केडियन रिदम बोलते हैं। राइट सर। सुबह की कुछ होता है, दोपहर को कुछ होता है, और रात को कुछ होता है। सो रिदमिक फंक्शंस है, ये रिदमिक फंक्शन सोलर पीरियडिसिटी के साथ जुड़ा हुआ है। इट इज एंटरिंग टू द सोलर क्यूज। जब वो वहां जाएंगे, ये सोलर पीरियडिसिटी वहां पे नहीं है। सो इसलिए हम बायोरिदम स्लीप कैसे वहां होता है, इसको भी स्टडी कर रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट में किया है। सो ऐसा काफी कुछ एक्सपेरिमेंट कर आप सकते हैं। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सर आपने बातें बताई हैं सर। क्विकली सर, रवि सर मैं आपके पास आना चाहूँगा। हम लंबी दूरी की यात्राओं के लिए सर कितना तैयार हैं, खासतौर से जब हम मंगल पर जाने की बात कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से वहाँ जाने के लिए हमें शक्तिशाली रॉकेट्स चाहिए होंगे, ईंधन चाहिए होंगे, रेडिएशन से बचाव के लिए, और मंगल पर तो बहुत ज़्यादा रेडिएशन बताया जाता है। हमने यहाँ पर देखा कि रोबोटिक सहायता से, जो सुनीता जी ने जो रोबोटिक आर्म का इस्तेमाल किया, मंगल पर भी हमें शायद रोवर्स और ड्रोन्स चाहिए होंगे। वहाँ तक हमारी कितनी तैयारी है? नंबर 1, एक जो हमने क्लासिक एग्जांपल देखा कि रासा ने सुनीता को बचाने के लिए फिर स्पेस एक्स को चुना। हमारे यहाँ जो इसरो और डीआरडीओ का कोऑर्डिनेशन होता है, या कोई प्राइवेट एजेंसीज, क्या हम ऐसा अभी देख पा रहे हैं भारत में कुछ? जी अभिषेक, आपने बहुत अच्छे दो सवाल किए हैं। पहली बात तो जो आपका पहला प्रश्न है लंबी दूरी की यात्राओं के लिए, देखिए हमने स्पेस में बहुत, जैसा बाकी जितना देशों में जब शुरुआत हुई है, लगभग उसी समय भारत में भी डॉक्टर अपने जो विक्रम साराभाई के नेतृत्व में हमने बहुत जल्दी शुरुआत कर दी थी। हाँ, हमारे पास धन इतना नहीं था कि हम बहुत उतनी तेजी से आगे बढ़ पाते, लेकिन आज अगर देखा जाए आज के परिप्रेक्ष्य में, तो आज पर्याप्त धन भी प्राप्त हो रहा है और हमारे वैज्ञानिक किसी से कम नहीं है, और जहां तक हम पहुंचे हैं हमें आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें कि हम कल जाके मंगल चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। हर चीज प्लानिंग करके होती है, और हमारा जो ये सालों का एक कंप्लीट रोड मैप है। हमने यहाँ चंद्रयान 4 का हमने तैयारी कर ली है, चंद्रयान 5 की तैयारी हो गई है, वीनस के मिशन की तैयारी हो चुकी है जिसको अनाउंस किया जा चुका है, और मंगल पे भी आगे जाने का हम अनाउंसमेंट कर चुके हैं।
तो ये सब की तैयारियां चल रही हैं। तकनीकी रूप से इसमें कोई हमारे पास किसी क्षमता में कमी नहीं है। जो हमें क्षमताओं को और बढ़ाने की इनकी जरूरत है। उदाहरण के लिए आप बात कीजिए अगर रफ्तार की, अगर हमें और अधिक गति से और अधिक सामान लेकर के पेलोड बढ़ा करके और स्पीड को बढ़ाना है, तो हमें और अधिक शक्तिशाली रॉकेट मोटर्स चाहिए। उन पे हमारा काम बिल्कुल जारी है, चल रहा है। यस सर, संक्षेप में कोऑर्डिनेशन का मैं समझना चाहूंगा सर। इसरो, मैं बिल्कुल कोऑर्डिनेशन पे आना चाहता हूँ। देखिए डीआरडीओ और आईएसआरओ कुछ समय पहले तक ये बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम करते थे, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक रक्षा की जो विज्ञान है और एक सिविलियन सेक्टर का विज्ञान है, उसको अलग अलग रखने का एक हमारे ऊपर एक पाबंदी टाइप की थी। राइट सर। उसके बाद भी हमने कोलैबोरेशन करते आए, ऐसा नहीं कि कोलैबोरेशन नहीं हुआ, हम कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन चलता आया है। और आज की डेट में तो ये बहुत ही नजदीक के साथ बहुत कंधे से कंधा मिला के काम हो रहा है। और दूसरी बात आपने कही प्राइवेट क्षेत्र में, तो आज पिछले लगभग 5 सालों में जब से हमारी एक स्पेस नीति का अनाउंसमेंट हुआ है, हमारे देश में प्राइवेट कंपनीज बहुत तेजी से आगे बढ़ी हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपको आने वाले कुछ दशक के अंदर ही एक स्पेस एक जैसी शक्तिशाली कंपनियां उभर के सामने आ जाएंगी। बिल्कुल सर, स्काई रूट, अग्निकुल, बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस क्षेत्र में उभर रही हैं। यस सर, बहुत ही सार गर्भित बातचीत आपसे हुई सर। बातचीत आपसे और करना चाहता था, लेकिन समय इतना ही इजाजत दे रहा है। सौभाग्यशाली हूं कि आप जैसे मूर्धन्य विद्वान मेरे शो पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर डब्ल्यू सिल्वा मूर्ति सर, वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सो मच सर। रवि कुमार गुप्ता सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी शो में आने के लिए। ये थी हमारी आज की पहली कवर स्टोरी। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं।